चॉइस ब्रोकिंग में उसका ब्रांच ऑपरेशंस सब चीज़ें मैं भी हैंडल कर रहा हूँ। 5-6 साल पहले एक क्लाइंट का मेरे पास 200 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो था। 17-18 साल की जर्नी में करीब 20-25 हज़ार क्लाइंटों का ट्रेडिंग पैटर्न मैंने देखा होगा। और जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे 50 से 60% लोग एल्गो से ही ट्रेड करते हैं। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी भी स्ट्रैटेजी है जिसपे एल्गो पे रिटेल क्लाइंट भी ट्रेड कर सकता है? जो एक यंग जनरेशन का क्लाइंट आता है उसकी सोच ये होती है कि सर मैं 50,000 रुपये लगा दूंगा, मेरे को 2-3 हज़ार रुपये खर्चा पानी डेली का चाहिए। एक जो क्लाइंट है वो ऑप्शंस में बाई करके काम करते हैं, और आज तक मैंने जितने भी ऑप्शंस बायर देखे हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हुए नहीं देखे। एक सिंगल क्लाइंट है जिसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट मतलब ट्रेडिंग पैसा डाल के और करीब 40-42 लाख का प्रॉफिट किया है। 90% जो लोग पैसा खोते हैं उसका यही रीज़न है। अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट का फोन आया मेरे पास, 50 लाख का नुकसान हुआ है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी। आज हमारे साथ हैं नलेश लांबा सर, चॉइस ब्रोकिंग से। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। थैंक यू नवजोत जी। आप सर अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी ऑडियंस को। ग्रेजुएशन के बाद स्टार्टिंग से 2006 से ही मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया था। इतना उस टाइम पे नॉलेज नहीं था, बट काम की तलाश में थे, तो मैंने स्टार्टिंग किया रेलिगेयर का फ्रेंचाइजी से, और उसके बाद वेरियस कंपनियां चेंज किया, जैसे रेलिगेयर में किया, IIFL में किया, आदित्य बिरला में। अब 2016 से मैं चॉइस ब्रोकिंग के साथ एसोसिएटेड हूँ दिल्ली में। तो यहाँ पे ब्रांच के जो भी ऑपरेशंस होते हैं, फ्रेंचाइजी के जो भी ऑपरेशंस हैं, वो सब हम लोग हैंडल करते हैं। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्लाइंट को गाइड करना है, क्लाइंट को रिकमेंडेशन देना है, वो सब हम लोग करते हैं। ये पॉडकास्ट काफ़ी अलग रहने वाला है, क्योंकि जनरली हम मार्केट के बारे में बात करते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से। आज हम बात करेंगे एक ब्रोकर के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बेसिकली मार्केट में आगे चल के काफ़ी सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे मार्केट टाइमिंग का बढ़ना, और भी जैसे आप देख रहे होंगे कि जो पहले सेटलमेंट साइकिल था वो T+2 था, फिर T+1, और धीरे धीरे और ज़्यादा इसमें चेंजेस हो रहे हैं, और मार्केट काफ़ी अपने आप को इवॉल्व करता जा रहा है। उसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड होगी, आगे चल के मार्केट किस तरह से इंप्रूव होगा, रिटेल इन्वेस्टर्स को उससे कैसे बेनिफिट हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो सर चलिए शुरू करते हैं। जी, तो मार्केट पर्सपेक्टिव की बात करें रिटेल साइड से, तो जब भी कोई चेंजेज होते हैं तो रिटेल उसको जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करता है। जब ये लिमिट वगैरह सब बंद हो गया था तो उस टाइम पे भी काफ़ी लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो सेबी डिसीजन लेती है वो क्लाइंट के फेवर में होते हैं लॉन्ग टर्म में। ज़्यादा लीवरेज में काम करता था तो नुकसान उसको ज़्यादा होता था। अभी आपने एक 2022 की रिपोर्ट देखी होगी सेबी की, जिन्होंने F&O का डाटा एनालिसिस किया है 2022 का, तो उसमें 90% क्लाइंट्स ने पैसा खोया है और 10% लोगों ने सिर्फ कमाया है, और 10% में भी जो इंडिविजुअल रिटेल क्लाइंट है वो 5% है। तो ये डिसीजन अल्टीमेटली अच्छा था। मार्केट प्रोस्पेक्टिव की बात करेंगे तो उस टाइम पे सब लोग यही बोलते थे मार्केट में वॉल्यूम नहीं रहेंगे, लिमिट्स बंद होगी, लेकिन कंटिन्यूसली नंबर ऑफ रिटेल क्लाइंट्स भी बढ़े हैं, वॉल्यूम भी रिकॉर्ड हाई पे है। अभी NSE का एवरेज वॉल्यूम आई थिंक अभी 4 लाख करोड़ के आसपास पर डे हो रहा है, तो मार्केट को उसका कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ है। तो उस प्रोस्पेक्टिव से देखें तो भी काफ़ी ग्रोथ मार्केट के अंदर है, और आने वाले 4-5 साल में ये सेबी का प्रोजेक्शन है कि 15 करोड़ रिटेल क्लाइंट मार्केट में और एंटर करेंगे। और ये जो आपने सर बात की 90% रिटेल क्लाइंट्स वाली, जैसे हम कोई ब्रोकिंग ऐप भी खोलते हैं, आपका ऐप भी खोलेंगे, वो मैंडेटरी कर दिया सेबी ने अभी डालना कि क्लाइंट को अवेयरनेस मिले, ताकि क्लाइंट्स को पता रहे कि वो किस चीज़ में एंटर हो रहे हैं, और पूरा वो डिस्क्लोजर जो है खोल के पढ़ सकते हैं, पूरी स्टडी को पढ़ सकते हैं। राइट, वो 40 पेज की स्टडी है पूरी। और जो सर आपने बात की जैसे लेवरेज की, पहले काफ़ी ज़्यादा लिमिट मिलती थी स्टॉक्स में, इवन 50 टाइम्स तक जो है ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर में लिमिट मिलती थी। जब ये लिमिट जो है कम हुई, लेवरेज कम हुई, तब लोगों ने काफ़ी विरोध किया कि जो लेवरेज है कम हो गई है। तो सर वो जो लेवरेज कम हुई उसका क्या इफेक्ट पड़ा मार्केट पे? उसके ऊपर मार्केट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। मार्केट तो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रहा है, चाहे वॉल्यूम्स के हिसाब से देख लो, चाहे आप इंडेक्स के हिसाब से देख लो। स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रिटर्न उसके बाद में दिया, तो मार्केट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। हाँ, बेटर चीज़ ये है कि रिटेल क्लाइंट की लाइफ बढ़ गई है उसमें। उसका एक सिंपली रीज़न देखो, जैसे अभी आप बोल रहे थे, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि 40 टाइम्स तक लीवरेज मिलती थी, यानी कि 2.5% पैसा आपका था, 97% पैसा ब्रोकर का लग रहा है उसमें, 97 रुपये ब्रोकर का लग रहा है और 2.5 रुपये आपका उसमें लग रहा है। तो स्टॉक के अंदर अगर 2-2.5% का मूवमेंट आ गया तो आपकी जो कैपिटल है वो 100% साफ होगी। और सर इससे ब्रोकर पे भी काफ़ी रिस्क आ जाता होगा, क्योंकि 2.5 रुपये क्लाइंट दे रहा है, बाकी 97.5 रुपये ब्रोकर दे रहा है एक तरीके से। राइट। और अगर किसी स्टॉक में समझ लीजिए बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो मैं आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी जो डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से चेक कर लेना। और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ अपने
टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज़ आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और एकदम से कुछ बड़ा मूव आ जाता है, कुछ बड़ी न्यूज़ आ जाती है, जिसकी वजह से क्या है कि स्टॉक बहुत नीचे चला गया और ऑर्डर्स कट नहीं पाए। एक तो उसमें स्टॉक में लॉस होने के चांसेस लोगों के बढ़ जाएंगे, दूसरा ब्रोकर का भी रिस्क बढ़ जाएगा। समझ लीजिए क्लाइंट के किसी के 1 लाख रुपए हैं, उसने पोजीशन ले रखी है 50 लाख रुपए की, उसमें 4-5 लाख का अगर उसका नुकसान हो गया, अभी लोगों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा हुआ कि नुकसान ज़्यादा कैसे हो गया। तो ये भी आप सर थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि जितना पैसा लगाया उससे ज़्यादा। इंडिया में रिटेल क्लाइंट की एक आदत है कि जितना मेरे को मिल जाए दूसरे का पैसा मैं यूज़ कर लूँ। वो अपनी रिस्क को कभी एनालाइज नहीं करता है कि आप मेरे को लिमिट दे दे, जितनी मैक्सिमम हो सके उतनी मैं यूज़ करूँगा। लेकिन वो ये नहीं देखता है कि 1 रुपये आपने लगा रखा है, 50 रुपये ब्रोकर का है, 2% वहाँ पे स्टॉक टूट गया, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो नील हो गया है। ब्रोकर तो नुकसान खाता भी है कई बार, लेकिन ओवरऑल ब्रोकरेज में कमा लेता है। 10 उसके तरीके होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्लाइंट को उसमें नुकसान था, जो सेबी ने एक अच्छा स्टेप लिया है और रिटेल क्लाइंट के लिए अच्छा है। और सर इसमें कहीं ना कहीं एक अप्रोच आई थिंक और कहीं ना कहीं सर इसके पीछे एक थॉट प्रोसेस ये भी रहा होगा कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि क्लाइंट को लगे, मान लो किसी क्लाइंट का बड़ा नुकसान हो गया, वो ब्रोकर ने भर दिया, वहां तक तो कहानी ठीक है, बट कभी कोई कुछ बहुत बड़ा और यहाँ पे शायद सर इसके पीछे एक माइंडसेट ये भी रहा होगा कि जिस तरह की 50-50 गुना की लिमिट उस टाइम पे थी, उसमें शॉर्ट टर्म में चीज़ें शायद बहुत अच्छी होंगी, जिसमें ब्रोकर भी खुश होगा, क्लाइंट भी खुश होंगे कि लिमिट मिल रही है। बट उसमें अल्टीमेटली लॉन्ग रन में कहीं ना कहीं ये भी एक डर लग रहा होगा कि अगर मान लो किसी दिन कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ आ गई, कुछ बहुत वॉलेटाइल इवेंट हो गया, जिसमें एक साथ लाखों क्लाइंट्स का कुछ बड़ा लॉस हुआ, तो क्लाइंट्स का लॉस तो होगा ही होगा, बट ब्रोकर का अगर लॉस हो गया तो अल्टीमेटली अगर ब्रोकर उस लॉस को, छोटे वाला ब्रोकर जो है वो भर नहीं पाता है, तो वो अल्टीमेटली वो जो रिस्क है वो आ जाएगा क्लाइंट के ऊपर, क्लाइंट फंड्स को भी उससे नुकसान हो सकता है। तो क्या सर ये भी इसके पीछे माइंडसेट रहा लिमिट कम करने के पीछे? ज़्यादा लिमिट में क्लाइंट को भी रिस्क रहता है और ब्रोकर को भी रिस्क था। और एक चीज़ आप मान के चलिए, सेबी जो भी स्टेप लेगी वो क्लाइंट के फेवर के लिए लेगी, क्लाइंट का लॉन्ग टर्म के लिए सोच के। जो अभी तक जो भी डेवलपमेंट हुए हैं मार्केट के अंदर, वो क्लाइंट के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा रहा है। दूसरा इसका ये है कि मार्केट के अंदर फेक लिक्विडिटी थी, यानी कि टोटल पैसा जो है, मान लो क्लाइंट ने 100 रुपये लगा रखा है, उसके ऊपर 1000 रुपये का माल उठा रखा है, तो मार्केट साइज तो एक्चुअली आपको दिखेगा 1000 रुपये का, लेकिन एक्चुअल जो इन्वेस्टर है उसका पैसा 100 रुपये ही है। तो एक उस चीज़ को भी, गैप को फिल करने के लिए सेबी ने स्टेप लिया है। यानी कि सर जो पुराने टाइम में स्टॉक्स में वॉल्यूम स्पाइक आते थे बहुत ज़्यादा, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था, राइट, कि अगर स्टॉक में 40 टाइम्स की लिमिट है, मतलब जिसके पास 1 लाख रुपए है वो भी स्टॉक में 20, 40, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए का वॉल्यूम, इसीलिए वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती थी उस टाइम पे, कि बड़े जो लोग हैं, बड़े इन्वेस्टर हैं, उनको इतनी ज़्यादा लिमिट दे दी जाएगी तो स्टॉक को कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है फिर। और अभी के टाइम पे वो चीज़ काफ़ी कम हो गई है, तो मतलब 4 गुना के आसपास में कुछ लिमिट बची है अभी 4 टाइम के आसपास लिमिट अवेलेबल है। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जो जर्नी है वो स्टॉक मार्केट में आने की कैसी रही? स्कूल कॉलेज में सर सबसे पहले तो आपने कहाँ से एजुकेशन ली और आप कैसे स्टूडेंट थे स्कूल कॉलेज में? नवजोत भाई, बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, बंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। तो प्राइमरी एजुकेशन मेरी हरियाणा में हुई है। उसके बाद मैं जयपुर आ गया, कॉमर्स कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया और बीबीए में कर रहा था। तो बीबीए में भी कुछ टॉपिक्स होते हैं स्टॉक मार्केट के, तो उनसे इंस्पायर होकर फिर मैं जो है स्टॉक मार्केट में अपना जर्नी स्टार्ट किया। आप पूछ रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट ही था, कोई ज़्यादा। अगर आप पूछ रहे हैं स्टूडेंट के बारे में, तो मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, कोई ज़्यादा हाईफाई स्कोर कभी नहीं आया। 60-70% मार्क्स तक ही, मतलब ना कभी बहुत कम आए ना कभी बहुत ज़्यादा। हाँ, एवरेज स्टूडेंट आप बोल सकते हो। हाँ जी। तो उसके बाद में सर आप स्टॉक मार्केट में कैसे आ गए? मैंने आपको बताया कि स्टॉक मार्केट थोड़ा बीबीए के स्टॉक मार्केट थोड़ा बीबीए में पढ़ाया जाता है। उसके बाद में एक मेरे सीनियर थे, उन्होंने सब ब्रोकरशिप का काम स्टार्ट किया। उन्होंने मेरे को स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए इंस्पायर किया, तो उनके साथ मैंने काम स्टार्ट, तो उनके साथ 2006 में मैंने काम स्टार्ट किया था। और सर आपके जो फ्रेंड थे उन्होंने क्या सब ब्रोकरशिप का काम स्टार्ट किया? जी, वो रेलीगेयर के सब ब्रोकर थे। रेलीगेयर उस टाइम पे नई नई मार्केट में आई थी, तो उनका फ्रेंचाइजी था। अच्छा, तो उसमें आप किस बेसिस पे कैसे काम कर रहे थे? जैसे कि मैंने बताया, स्टॉक मार्केट देखने में सुनने में तो सभी को अच्छा लगता है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ अलग ही हुआ।
मैंने भैया से पूछा कि भैया इसमें इनकम क्या रहेगी, तो बोला सैलरी तो मैं अभी नहीं दे सकता, मेरा भी स्टार्टअप है, तो एक काम करते हैं अपन कमीशन बेसिस पे आप काम कर लो और काम भी सीख जाओगे, आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है। तो मैंने कहा, अगला सवाल मैंने पूछा उनसे कि इसमें कमीशन क्या रहता है, तो उन्होंने बोला जो भी अपने को इनकम आएगा उसका 30% आपको कमीशन देंगे। स्टॉक मार्केट में तो मुझे आइडिया नहीं था कि किस तरह की ब्रोकरेज का काम होता है, लेकिन LIC वगैरह के बारे में उस टाइम पे काफ़ी चल रहा था, तो LIC में 30-35% का कमीशन मिलता था, तो मुझे लगा स्टॉक मार्केट में 30% का कमीशन जो इन्वेस्टमेंट अपन लेके आएंगे उस पर मिलेगा। लेकिन जब मैं सीखने लगा तब मेरे को पता पड़ा कि एज ए स्टॉक ब्रोकर इनकम क्या होती है। तब मेरे को भैया ने बताया कि जो आप लेके आएंगे, जो क्लाइंट इन्वेस्टमेंट करेगा उस पर अपने को ब्रोकरेज मिलता है 3 पैसा, यानी कि 1 लाख का इन्वेस्टमेंट लेके आओगे तो उस पर 300 रुपये आपको ब्रोकरेज मिलेगी, उसका 30% मिलेगा। फिर दूसरे वे में ये सोचा कि इतने लोग काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ होगी, तो अपन भी सर्वाइव कर जाएंगे। तो यानी कि सर जैसा कि आपने बताया कि मतलब पहले आपको लगा कि अगर 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं तो उसमें से 30,000 35,000 का कुछ कमीशन मिलेगा, जैसे LIC और बाकी इंश्योरेंस वगैरह में मिलता है। जी जी। उसके बाद में फिर आपको कहानी समझ में आई कि अगर 1 लाख का कोई क्लाइंट फंड लेके आता है और 1 लाख से उसने एक बार ट्रेड किया तो 3 पैसा यानी कि बनेगा 300 रुपए की ब्रोकरेज बनी, और उसमें से 30% आपको मिल रहा है जी, यानी मोटा मोटा 100 रुपये हो गया, मोटा मोटा 100 रुपये हो गए। यानी कि 1 लाख का क्लाइंट ट्रेड कर रहा है और आपको 100 रुपए की इनकम हो रही है। कहाँ 30% की एक्सपेक्टेशन थी कि 30,000 रुपये मिलेगा, एक्चुअल में 100 मिल रहा है, यानी कि उससे 100 गुना कम हो गया जी एक तरीके से। तो उस टाइम पे फिर आपको ये नहीं लगा कि इसको छोड़ के कुछ और काम किया जाए, या फिर आपने क्यों सोचा उसमें? नहीं सर, मैंने सोचा कि 6-12 महीने इस इंडस्ट्री को देना चाहिए, काम सीखना चाहिए, और उस टाइम पे 2006 में मार्केट भी बूम पे था, तो काफ़ी क्लाइंट्स भी हमारे साथ एसोसिएट हुए, तो वहीं से गाड़ी चल पड़ी फिर। और उसमें सर आप मतलब शेयरिंग बेसिस पे ही काम कर रहे थे उस टाइम? वो थोड़े टाइम के लिए किया, उसके बाद में मैंने रेलिगर ज्वाइन कर लिया था, IIFL ज्वाइन कर लिया था, तो IIFL में एज ए रिलेशनशिप मैनेजर मैंने काम किया। ओके, तो उस टाइम पे आप रिलेशनशिप मैनेजर बन गए IIFL में और आपने जॉब स्टार्ट कर दिया जी। तो यानी कि आपकी जो सब ब्रोकरशिप में इनकम हो रही थी वो शायद थोड़ी कम थी, उसकी वजह से आप उसमें एक तरीके से आपने जॉब देखने का सोचा। जी। अच्छा, तो उस टाइम पे सर जब आपने जॉब स्टार्ट करी अपनी, तो उस टाइम पे आपकी सैलरी कितनी होगी रफली? स्टार्टिंग सैलरी मेरी 7,000 रुपये थी, और धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ते बढ़ते 2009 में मैं रेलिगर में ब्रांच मैनेजर हो गया था, तो वहाँ पे सैलरी 30,000 मेरी थी। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि हमारे जो गेस्ट हैं एक ब्रोकिंग फर्म के साथ में एसोसिएटेड है, और ये वीडियो किसी भी तरीके से किसी ब्रोकिंग फर्म का एडवर्टीजमेंट नहीं है। हमारा पर्पज़ रहता है कि हमारे पॉडकास्ट पे जो भी गेस्ट फीचर हो रहे हैं वो अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस व्यूअर्स के साथ में, ताकि मार्केट में जो नए लोग आ रहे हैं उनको एक गाइडेंस मिल सके कि मार्केट में उनको किस तरीके से काम करना है। एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि वीडियो में डिस्कस किए गए स्टॉक सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की टिप या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना है। यानी कि स्टार्टिंग आपने 7,000 रुपये से की, फिर धीरे धीरे ग्रो करते करते 1 साल में आपकी जो 1-2 साल में सैलरी जो है वो 30,000 रुपये तक पहुंच गई, और फिर आप वहाँ पे काम कर रहे थे उस टाइम पे एज अ ब्रांच मैनेजर। हाँ जी। उसके बाद में सर आपकी जर्नी आगे कैसे बढ़ी? तो 2006 से 2016 तक मैं जयपुर में रहा। उसके बाद में मैं मेरे नॉन हैं यहाँ पे चॉइस ब्रोकिंग में, तो उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद में आप चॉइस ब्रोकिंग में आ गए? हाँ जी। चॉइस ब्रोकिंग में जो दिल्ली NSP ब्रांच है उसका ब्रांच ऑपरेशंस सब चीज़ें मैं भी हैंडल कर रहा हूँ। तो सर ये तो हो गई आपकी प्रोफेशनल जर्नी। उसके बाद में आपकी जो पर्सनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई और वो कैसी रही? देखिए, स्टॉक मार्केट है और स्टॉक मार्केट में ही आप काम कर रहे हैं, क्लाइंट आपके ट्रेड कर रहे हैं, जो अप एंड डाउन आप देख रहे हैं, यानी कि जो वॉलेटिलिटी देख रहे हैं, तो उसमें आप हमेशा अर्निंग अपॉर्चुनिटी देखते हैं। तो 2006 में ही जब मैंने स्टार्ट किया तो फादर ने थोड़ा सा फंड मेरे को दिया कि आप IPO के थ्रू पैसा लगाओ। तो उस टाइम पे आई थिंक 2 IPO आए थे, एक पार्श्वनाथ का था और एक DLF का था। तो दोनों IPO मैंने अप्लाई किए। पार्श्वनाथ मेरे को अलॉट हुआ जो नीचे खुला, DLF मेरे को अलॉट नहीं हुआ, तो अल्टीमेटली थोड़ा पैसा फ्री हो गया। फादर को बताया नहीं, मैंने कहा काम कर रहे हैं, क्लाइंट कमा रहे हैं तो अपन भी कुछ कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट मैंने स्टार्ट किया। यानी कि जो आपका IPO लगा उसमें आपका लॉस हुआ पहले ही IPO में? वहीं पे ओवर लिवरेज करके 4 टाइम 5 टाइम डिलीवरी स्टार्ट किया। 3-4 महीने के अंदर वो पैसा साफ हो गया। पिताजी बाद में पूछते थे कि क्या है पैसे का, मैंने कहा पापा इन्वेस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। तो उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक काम नहीं किया, 2-3 साल काम नहीं किया।
4-5 साल के बाद में 2010-11 के अंदर अपने आप को एक्सपर्ट समझने लग गए। तो मैं आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी जो डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से चेक कर लेना। और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना कि करते हैं कुछ मार्केट अच्छा है। तो उस टाइम पे मैंने पर्सनल लोन लिया 1.5 लाख रुपए का, और इन्वेस्टिंग से लेके फिर ऑप्शंस में अपन लोग आ गए। तो करीब करीब 2 महीने में पूरा पैसा साफ हुआ। नुकसान तो वहाँ पे लग गया, उसकी 4 साल तक किस्तें भरी है अपन ने। तो फिर लगा कि कहीं ना कहीं अपन मिस्टेक कर रहे हैं। फिर हर तरह के क्लाइंट एक्चुअली हमारे साथ काम करते थे, तो अब लोगों के पोर्टफोलियो में देखने लगा कि कौन किस तरह से काम कर रहा है। ऑप्शंस में भी काम करने वाले क्लाइंट मिले जो कमाते थे, लेकिन वो ऑप्शन सेलिंग करके काम करते थे। तो 2-3 साल सीखा, उसके बाद में ऑप्शन सेलिंग पे, ऑप्शन स्ट्रेटेजी काम किया। और उस टाइम पे लिमिट भी अच्छी मिलती थी। तो ऑप्शन सेलिंग में एक्चुअली क्या है, एक ही चीज़ मेरे को समझ में आया कि जो टाइम थीटा डी के जिसको बोलते हैं, मैंने कहा ये ऑप्शन सेलर के फेवर में है। यानी कि आज जैसे वीकली एक्सपायरी की अपन बात करते हैं, तो कोई एट द मनी का ऑप्शन, यानी कि 22,000 जैसे निफ्टी चल रही है, तो 22,000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 100 रुपये। अगर 5 दिन बाद में निफ्टी, 5 दिन बाद में एक्सपायरी है, निफ्टी 5 दिन बाद में अगर 22,000 ही होती है तो वो 0 हो जाएगी। तो ऑप्शंस जो बायर है उसको 100 रुपये का नुकसान है, और सेलर है उसको 100 रुपये का बेनिफिट है। अगर एक दिन बाद भी निफ्टी 22,000 पे रहती है तो 100 रुपये वाली जो कॉल ऑप्शन है वो 80 रुपये हो जाएगी, क्योंकि टाइम थीटा डी के उसमें होना है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। लेकिन इसके साथ में कुछ हेजिंग टूल्स कि इन केस मार्केट 22,500 हो गया तो फिर आप क्या करोगे, तो उसके लिए फिर हेजिंग की ऊपर की कॉल बाई करके करो। तो ऐसे करके धीरे धीरे चीज़ों को सीखा है, और ऑप्शन सेलिंग में भी अच्छे लेवल पे काम किया है हमने। 3-4% का इजीली रिटर्न निकल सकता है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर दूं। जैसे सर ने बताया कि पहले स्टार्टिंग में इन्होंने काम किया, एक तरीके से कह सकते हैं ऑप्शन बाइंग में, एक पर्सनल लोन लिया 1.5 लाख रुपए का, उसको मार्केट में नुकसान किया, और फिर नुकसान तो किया 2 महीने में, उसकी किस्तें भरी 4 साल तक। तो स्टार्टिंग की जो जर्नी है कहीं ना कहीं सभी की थोड़ी उतार चढ़ाव भरी रहती है। और फिर सर ने जो शिफ्ट किया वो किया ऑप्शन सेलिंग पे, है ना सर? वही क्या आपने किया, और उसको हेजिंग के साथ में किया जी, और 3-4% का बढ़िया महीने का रिटर्न आ रहा था। हाँ, क्योंकि ये वीकली एक्सपायरी आने के बाद बहुत अच्छा काम चला है इसमें। अच्छा, तो सर ये जो ऑप्शन सेलिंग आप कर रहे थे, ये क्या आप अभी भी कर रहे हो या कैसे क्या चल रहा है? लिमिट बंद हो गई है वीकली एक्सपायरी के अंदर, तो उसके बाद में रिटर्न बहुत कमाने लग गए थे। वो 1-1.5% के आसपास का रिटर्न मंथली निकलता था। तो इतना तो फंड का ही कॉस्ट लग जाता है। तो इसलिए मार्केट के अंदर दूसरी अपॉर्चुनिटी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने ऑप्शन सेलिंग से अभी एक तरह से कह सकते हैं आप शॉर्ट टर्म के लिए डिलीवरी बेस में काम करता हूँ। तो यानी कि सर इसमें जैसा आपने बताया कि कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत हो जाते हैं अगर 1-1.5% का महीने का रिटर्न निकालते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे, समझ लेते हैं कि 1% या 1.5% का रिटर्न भी निकला, 1.5% ईयरली कितना 18% के आसपास में बनता है। वही अगर हम 40% टैक्स जो है वो ऐड कर दें, अगर हम अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं कम होके 12% पे आ जाता है। उसमें भी सुबह से लेके शाम तक काम कर रहे हैं, मार्केट बंद होने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ी ओपन पोजीशन की टेंशन रख रहे हैं। उसमें क्या है, मार्केट को पूरे दिन आपको मार्केट के सामने रहना पड़ता है। और अगर आप 15-18%, 20% के लिए काम करते हो तो म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा है। 15% का रिटर्न जो मैंने SIP स्टार्ट कर रखी है उसमें इजीली ईयर बेसिस आ रहा है। तो फिर मैं उसके लिए इतनी मेहनत क्यों करूँगा। और ये सर बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बताई कि अगर 15, 18, 20% के लिए काम करना है उतना तो इजीली म्यूचुअल फंड में मिल जाता है। अभी एक और ट्रेडर हैं जो कि काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि भाई अगर ऑनेस्ट वे में बात करें तो ऑप्शन सेलिंग अगर कोई बहुत बड़े लेवल पे करना चाहता है तो एक्सपेक्टेशन कितनी रखनी चाहिए? तो बोले एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं, अगर 15-18% किसी ने कमा लिया ईयरली बेसिस पे, 18% अगर किसी ने कमा लिया तो राजा है, एक तरीके से हम उसको मानते हैं कि वो राजा है। तो बोलते हैं 18% वो हो गया, बाकी अगर आप सेलिंग करते हो तो उसमें क्या है, बेसिकली पैसे तो आपको देने नहीं, आप मार्जिन यूज़ कर सकते हो। बाकी आपका जो पैसा है उसको आप डेट कंपोनेंट में रख सकते हो। डेट में क्या है कि आपको रिटर्न मिल गया कि चलो 6-7% मिल गया। तो मैंने कहा चलो बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ते हैं कि 18% जो आप बोल रहे हो कि 15 से 18 है, तो मैं बोलता हूँ कि हायर रेंज पे 18% आपने ईयरली कमा लिया, प्लस 7% आपका वो हो गया, 25% बन गया। बट यहाँ पे आपका 42% के आसपास टैक्स चला जाता है। अगर आप टैक्स निकाल दो
लो तो वो 14.5% के करीब कुछ बचता है। तो उतना तो अगर हम हिस्ट्री देखते हैं तो इंडेक्स फंड रिटर्न दे रहे हैं उतना तो। राइट, हाँ, बुलिश मार्केट में इंडेक्स फंड इतना रिटर्न दे रहे हैं आपको, लेकिन मेरे साथ चैलेंजेस दूसरा भी है। देखो, मैं मानता हूँ कि 24% का रिटर्न भी आपको मिलता है तो वो बहुत अच्छा रिटर्न होता है, लेकिन उसके लिए आपको पूरे दिन मार्केट को मॉनिटर करना पड़ेगा, आपको सिस्टम के आगे रहना पड़ेगा। अब मेरे साथ कुछ दूसरे चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे को क्लाइंट्स को भी टाइम देना पड़ता है, जो हमारे सब ब्रोकर्स हैं उनको भी टाइम देना पड़ता है, टीम को भी देखना पड़ता है, तो टाइम की भी एक कमी रहती है। तो एक ये भी उसके पीछे रीज़न है। सर उसमें ये भी एक पॉइंट आ जाता है ना कि जो टाइम हम दे रहे हैं उसके सामने हमें मिल क्या रहा है। यानी कि अगर कोई इंसान सोचेगा, आपका फंड अगर बहुत बड़ा है तो 24% रिटर्न पे भी काम कर ले। तो अपन तो स्टार्टिंग किया है, अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है खुद की ट्रेडिंग में, तो इतने फंड्स नहीं है। तो अगर मैं 20 लाख पे 30 लाख पे अगर काम करूँगा, वहाँ पे साल का 20% मिलेगा, तो कोई ज़्यादा कुछ रिटर्न है नहीं। ये सर आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि नया जब एक इन्वेस्टर मार्केट में आता है तो उसको अगर वो देखता है ना प्रोफेशनली, किसी प्रोफेशनल व्यक्ति से पूछता है, वो कहता है कि 2-3% आप महीने का रिटर्न बनाओ तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है। फिर वो सोचता है कि यार मेरे पास तो फंड ही सारा 1 लाख रुपए का, उस पर अगर मैं 2% बनाऊंगा तो फिर तो कुछ मुझे 2,000 रुपये मिल रहे हैं, 3,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। और वो देखेगा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं अपनी सैलरी ले रहा हूँ 50,000 रुपये, 1 लाख रुपये, तो 2,000 रुपये उसको शायद कुछ भी दिखाई नहीं देते हैं। तो उसमें ये भी देखना जरूरी है कि परसेंटेज के साथ साथ में आप एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना कमा रहे हो। देखिए, हम तो एज ए स्टॉक ब्रोकर काम करें तो हमारे पास हर तरह के क्लाइंट इंटरेक्ट करते हैं, लीड्स भी आती है, रेफरेंस भी आते हैं। तो जो एक यंग जनरेशन का क्लाइंट आता है उसकी सोच ये होती है कि सर मैं 50,000 रुपये लगा दूंगा, मेरे को 2-3 हज़ार रुपये खर्चा पानी डेली का चाहिए। तो हम उनको हाथ जोड़ के नमस्ते कर देते हैं कि मार्केट में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो सर अभी आपने जैसे कि बताया कि क्लाइंट ऐसे आते हैं कि 50,000 रुपया लेके आ रहे हैं और उससे 2-3 हज़ार रुपये डेली का खर्चा पानी निकाल दो, बट वो शायद ये कैलकुलेट नहीं करते कि 3% मानना कि इस महीने का 100% रिटर्न आपका निकल रहा है, तो 100% रिटर्न निकालना मार्केट के अंदर पॉसिबल नहीं है। और वो लोग अल्टीमेटली क्या करते हैं, ऑप्शंस बाइंग में काम करते हैं और अल्टीमेटली पैसे का नुकसान करते हैं। यानी कि लोग कैलकुलेट नहीं करते कि डेली का 3,000 50,000 के ऊपर 6% का रिटर्न हो गया, और उतना अगर बैंक में जाएंगे उनको साल का मिल रहा है और उतना उनको डेली का चाहिए जितना बैंक में मिल रहा है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन जो गलत है। मार्केट में अलग होती है। वो बोलते हैं कि सर 100 रुपये का ऑप्शन है, वो दिन में 200 रुपये भी हो जाता है, 300 रुपये भी। तो आप लोग इतने एक्सपर्ट है, आपकी रिसर्च टीम है, तो 100 रुपये पे मेरे को खरीदवाओ, 200 पे एग्जिट करवा दो। तो यानी कि उनको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी का जो गेम है वो नहीं पता कि उस चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसमें रिस्क एसोसिएटेड कितना है। राइट। अभी तो सर ये भी एक चीज़ है कि काफ़ी सारी एक्सपायरीज हैं। लोग ये भी देखते हैं कि 2 रुपये का ऑप्शन था, एक्सपायरी में एकदम लास्ट टाइम पे 200 रुपये हो गया। 200 रुपये का हो जाता है, बट वो कितने दिन में एक बार होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब कैच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1% 2% कुछ प्रोबेबिलिटी रहती है। 1% भी नहीं रहती है एक्चुअली। और वो 2 रुपये की चीज़ 200 रुपये होगी ना, तो 200 रुपये तो वो होल्ड भी नहीं करेगा। वो 2 रुपये की चीज़ 10 रुपये होगी तो उसके लिए एनएफ है, वो वहाँ पे एग्जिट कर जाएगा। बट देखते सर कहीं ना कहीं लोग यही है कि 2 का 200 हो गया, शायद मेरे को यहाँ पे मिल जाता जी। लोग ये अप्रोच यही रहती है कि 2 रुपये पे मैं लेता है, 200 पे बेचता है, लेकिन अगर उसने बाई भी कर लिया है तो 200 पे बेचेगा नहीं। और वो 200 कितने सेकंड के लिए रहते लोग शायद ये भी नहीं देखते। अगर 2 का 200 जाएगा तो शायद वो कुछ 5-10 सेकंड के लिए रहेगा जिसमें वो एग्जिट भी नहीं कर पाएगा। सर यही रीज़न है, सेबी ने जो रिपोर्ट की मैंने स्टार्टिंग में बात किया था, 90% जो लोग पैसा खोते हैं उसका यही रीज़न है, क्योंकि मार्केट को लेके लोगों की अप्रोच कुछ अलग है। सर जैसा कि आपने बात की एक्सपेक्टेशंस की कि जो क्लाइंट आते हैं वो ऐसे ऐसे आते हैं कि 50,000 रुपया लेके आ रहे हैं और 2-3 हज़ार रुपये डेली का निकालना है, तो उस एक्सपेक्टेशन के साथ कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, पूरा पैसा भी कई बार डुबा देते हैं। तो आपकी क्या सलाह रहेगी कि जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं उनको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए मार्केट से ऐसी कि उनको निराशा ना हो? देखो, एक्सपेक्टेशन हमेशा बेंचमार्क से निकाला जाता है कि अच्छा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा रिटर्न है कि नहीं है। लाइक निफ्टी अगर 20% से ग्रोथ कर रहा है तो 20% से ग्रोथ से ऊपर का अगर रिटर्न है तो वो एक अच्छा रिटर्न ही माना जाएगा। आप कोशिश करो स्टॉक मार्केट में हो, एक्टिवली काम कर रहे हो, रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हो, तो 20% अगर निफ्टी ग्रोथ देती है तो आपकी 30-40% के आसपास एक्सपेक्टेशन मैक्सिमम साइड होनी चाहिए। इससे ज़्यादा करेंगे तो उसके अंदर रिस्क भी उतना ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। यानी कि आप एग्रेसिवली ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर पेनी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो नुकसान के भी चांसेस ज़्यादा है। नए ट्रेडर को तो स्टार्ट करना चाहिए म्यूचुअल फंड से, ताकि इन्वेस्टमेंट की एक हैबिट पड़े और डिलीवरी बेस्ड काम करना चाहिए। तो ऑप्शन से तो स्टार्टिंग के 2-3 साल दूर रहना चाहिए, चाहे वो बाइंग साइड हो चाहे सेलिंग साइड हो, क्योंकि इसके अंदर रिस्क काफ़ी इन्वॉल्व है। और जो न्यू जनरेशन के क्लाइंट्स आ रहे हैं ये मैक्सिमम ऑप्शंस के पीछे ही आ रहे हैं। अच्छा, तो सर आपका कहना यह है कि स्टार्टिंग जो है वो म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए? यस।
और म्यूचुअल फंड से करो, अच्छे स्टॉक में, टॉप 100 टॉप 50 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, ताकि उसको मार्केट का बिहेवियर पता पड़े कि मार्केट चलता कैसे है। ऑप्शंस की आप स्टडी करो, पेपर ट्रेडिंग आप करके देख लो कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है। रादर देन पैसे खोने की पेपर ट्रेडिंग कोशिश करनी चाहिए। और सर इसमें कहीं ना कहीं ये भी है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है स्टॉक्स में तो उसको ये भी पता चलता है कि मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे आता है, क्या बिहेवियर रहेगा। यस। में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फ्री शेयर मार्केट कोर्स, जिसकी जो डिटेल्स हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। थोड़ा टाइम निकाल के आप जरूर से चेक कर लेना। और शेयर मार्केट से जुड़ी हुई लेटेस्ट न्यूज़, इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स मैं शेयर करता रहता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अभी के अभी लिंक के ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और मेरे नाम से बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट और अदर सोशल मीडिया अकाउंट्स बने हुए हैं, जिनसे आपको बच के रहना है। बचने के लिए स्कैम अलर्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको प्लीज आप लोग ध्यान से रीड कर लेना। और सर कहीं ना कहीं ये चीज आप भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जब क्लाइंट्स आते हैं वो ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, उनको ये पता ही नहीं होता कि ऑप्शंस होता क्या है। नहीं पता होता है। कॉल पुट ऊपर जाएगा तो कॉल लेनी है, नीचे जाएगा तो पुट, बस इतना ही पता होता है। और ये भी नहीं पता होता कि ऑप्शन है क्या चीज। राइट। ऑप्शन टर्मिनोलॉजी क्या है, ये कैसे काम करती है, निफ्टी बढ़ेगा तो कॉल कितना बढ़ेगा, कौन सा कॉल कितना बढ़ेगा, कितना गिरेगा, वो चीज़ों की वो सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है। तो बेसिकली पहले नॉलेज लेनी चाहिए, उसके बाद में प्रैक्टिकली ट्रेडिंग तब करना चाहिए जब 2-3 साल आपने काम करके देख लिया है या फिर आपने पेपर ट्रेडिंग किया है, उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ठीक ठाक हो जाती है तब। तो सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप काम कर रहे थे ऑप्शन सेलिंग में, तो अभी आप किस तरीके से मार्केट में काम करते हैं? अभी आप देखिए, मेरे को एक्सपीरियंस 17-18 साल का हो गया, तो हर लेवल का मार्केट देखा है मैंने। मार्केट में ऊपर का सर्किट भी देखा है, नीचे का सर्किट भी देखा है, ऊपर के 2-2 सर्किट देखे हैं, तो मार्केट को थोड़ा सा समझने लग गया। तो अभी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में काम ट्रेड करता हूँ। इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर भी आप बात करेंगे तो स्मॉल टू मिड कैप कंपनियों को चूज करता हूँ। उसके पीछे लॉजिक मेरा ये रहता है कि रिलायंस भी कभी स्मॉल कैप थी, उसके बाद मिड कैप हुई है, उसके बाद में लार्ज कैप कंपनी हुई है, यानी कि छोटी कंपनियां ही बड़ी बनती है। तो मेरी अप्रोच इसमें बेसिकली ये रहती है। तो अच्छी कंपनियां जो अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है, 15 से 20 या 25 की पी तक, मतलब प्राइस अर्निंग तक भी मिल रही है, तो हम उसमें एंटर कर सकते हैं। दूसरा उसमें ये देखा जाता है कि कंपनी किस तरह के बिजनेस में है और पिछले 2-3 साल के अंदर क्या रिटर्न उसने दिए हैं और प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर में उसके क्या गोल्स हैं, तो वो सब चीज़ों को एनालाइज करके डिलीवरी बेसिस में काम करता हूँ। और इसमें सर जो आप स्टॉक्स में काम करते हैं वो बेसिकली स्विंग ट्रेड बेसिस के ऊपर रहता है या इन्वेस्टमेंट करते हैं आप लॉन्ग टर्म के लिए? नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आप बोलेंगे तो मैं नहीं करता। लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट रहता है, तो शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेस में काम करता हूँ। शॉर्ट टर्म डिलीवरी बेस आप स्टॉक्स में काम करते हैं, छोटे स्टॉक्स में? हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप। और इसमें सर जो आप काम करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग बेसिस के ऊपर, उसमें आपकी जो एक्सपेक्टेशन है पर ट्रेड से कितनी एक्सपेक्टेशन रहती है? सर पर ट्रेड से मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं रहती है। मार्केट में 40 to 50% मेरे को एनुअल रिटर्न मिल जाए वो मेरे लिए काफ़ी है। मतलब पर ट्रेड से ऐसा कुछ नहीं, पर ट्रेड से ऐसा नहीं है। और मेरे को ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर टाइम मार्केट में इन्वेस्टेड रहे। साल में 6 महीने 8 महीने इन्वेस्टेड रहते हैं, बाकी मेरा पैसा फ्री रहता है। मतलब मार्केट अगर ऊपर गया थोड़ा एग्जिट कर लिया, राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करता हूँ और उसी टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब मार्केट अगर ऊपर बढ़ गया, स्टॉक्स आपको लग रहा है कि थोड़े ओवर वैल्यूड है, आप सेल करके कैश पे बैठ गए, फिर जब मार्केट फिर आया नीचे तो ले लिया। अभी क्या है, बुल मार्केट चल रहा है, तो आपने देखा होगा चाहे एफआई सेलिंग आ रही है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मार्केट 2-3 दिन से ज़्यादा नीचे रहता नहीं है। जब ठीक ठाक से रिटर्न मिलते हैं तो हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। जैसे ही छोटा 8-10% का करेक्शन आता है तो वापस से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। मतलब जब आपको लगता है कि मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है तो आप मार्केट से एक बार निकल जाते हैं, पैसा अपना फ्री कर लेते हैं और उसके बाद में जब मार्केट में फिर से करेक्शन आता है अपॉर्चुनिटी का वेट करते रहते हैं और उस टाइम पे फिर वापस से एंट्री बनाते हैं। अभी सर ये जो स्टॉक्स की स्विंग ट्रेडिंग है ये ऑप्शंस से तो कहीं ज़्यादा सेफ है, रिस्क तो डेफिनेटली इसमें भी एसोसिएटेड है, बट यहाँ पे अगर स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो अगर एक बिगनर आके स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसमें किस तरह से उसको स्टॉप लॉस टारगेट अपना किस तरह से प्लान करना चाहिए, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड वहाँ पर रखना चाहिए, थोड़ा उसके लिए गाइड करें। सर देखिए, मार्केट की नॉलेज, कंपनी की नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज, ये सब मैटर करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है मेरे हिसाब से वो है ट्रेडिंग डिसिप्लिन। अगर सिर्फ नॉलेज के बेस पे ही काम करते तो स्टॉक मार्केट पे, नॉलेज के बेस पे अगर इनकम होती स्टॉक मार्केट में तो सबसे ज़्यादा इनकम किनको होती? जिन्होंने स्टॉक मार्केट के ऊपर बुक्स लिखी है, तो वो गुरुजी सबसे ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन वो काम करते ही नहीं है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो स्टॉक मार्केट को पढ़ाते हैं, सब चीज़ें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लॉस में रहते हैं। उसका एक ही सिंपल रीज़न है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं है।
या तो स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहे हैं या ओवर लिवरेजिंग में काम कर रहे हैं। तो जो मैं स्टॉक सेलेक्ट करता हूँ उसका बेसिकली थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस पे मैं जाता हूँ, डीपली में नहीं जाऊँगा। उसमें ट्रेंड एनालिसिस, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, तो यही चीज़ें देखता हूँ, और ब्रेकआउट। तो जब भी कोई चीज़ सपोर्ट के आसपास आती है तो वहाँ पे बाई करते हैं, और अगर परफॉर्म नहीं करती है 3-4% के आसपास, अगर मेरे लिए हुए भाव से नीचे आ जाती है तो मैं इमीडिएटली बिना भाव देके एग्जिट करता हूँ वहाँ पे, और ऊपर में 10 से 15% का मेरा टारगेट रहता है। तो ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो है। अच्छा सर, जैसा कि आपने बताया कि लगभग 4-5% के आसपास में आप कहीं पे स्टॉप लॉस सकते हैं और 10-15% के आसपास में आपका टारगेट रहता है, तो यानी कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो कह सकते हैं कि 1:2, 1:3 के आसपास में आप रखते हैं। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने 2011-12 के आसपास में 1.5 लाख रुपए का लोन लेके और स्टॉक मार्केट में नुकसान कर दिया था। उस टाइम पे आपको लगा नहीं कि ये ट्रेडिंग अब बंद कर देनी चाहिए, यहाँ पे तो नुकसान ही होता है? सर देखो, ट्रेडिंग बंद करने का कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि शेयर मार्केट आपको भी पता है कि जीरो सम गेम है। यहाँ पे एक आदमी पैसा खोएगा तो दूसरा कमाएगा, तो यानी कि मैंने खोया है तो किसी ने तो वो पैसा कमाया है। तो रादर देन ट्रेडिंग स्टॉप करने की बजाय मैंने उसका रीज़न जानना चाहा और सही स्ट्रेटेजी पे काम करना सीखा कि कैसे काम करके इसको इम्प्रूव किया जा सकता है, कि मैंने गलती कहाँ पे किया है और उस गलती को कैसे सुधारा जाए। तो वो सब चीज़ों पे मैंने 3-4 साल काम किया, और उसके बाद वापस से मैंने ऑप्शन सेलिंग स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे सर होता क्या है कि जब एक आम रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर मार्केट में आता है, उसको नुकसान होता है, वो मार्केट से बोलता है मैं अभी निकालूंगा, अभी इसको वापस रिकवर करूंगा, और उसके चक्कर में और पैसा डालता रहता है और अपनी नॉलेज के ऊपर काम नहीं करता कहीं ना कहीं। क्लाइंट बिहेवियर हम देखते हैं, क्योंकि काफ़ी क्लाइंट्स हमारे पास डेली बेसिस पे जुड़ते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, 10,000 रुपये डाले, वो नुकसान हुआ, फिर डाले, फिर नुकसान हुआ, सैलरी आई, फिर डाले। तो इस अप्रोच पे काम करते हैं। वो ये चीज़ सोचने की कोशिश नहीं करते कि आपको बार बार लॉस हो रहा तो आप गलती क्या कर रहे हो, उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि मार्केट से वो पैसा उसी ऑप्शंस बाइंग में निकालने की कोशिश करते हैं। इसमें सर कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिलता है कि जिन लोगों की सैलरी है और सैलरी के ऊपर पैसा बच रहा है और वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं आ गए, तो वो एक तरीके का पाप हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि अगर सैलरी से 10-15-20 हज़ार रुपये बचा, वो पैसा हर महीने उसमें डालते रहते हैं, वो पैसा चले जाता है। बाद में फिर 5 साल बाद देखते हैं कि हर महीने अगर 15-15 हज़ार डाला, साल के 2 लाख रुपये डाल दिए और 5 साल में 10 लाख रुपये जीरो हो गए। ठीक है, वही पैसा अगर कहीं पे म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड छोड़ दो, बैंक में भी रखा होता, 10 लाख रुपए ऐसे करके डाला होता, तो 12-13-15 लाख रुपए तो बैंक में भी होता। बराबर है। अभी कुछ दिन पहले एक क्लाइंट का फ़ोन आया मेरे पास, कहीं से नंबर मिला होगा कस्टमर के थ्रू, ब्रांच का। तो बोला सर आप कैसे काम करवाते हो, ये करवाते हो? मैंने कहा जी करवाते हैं। तो बोला कि मेरे को नुकसान हो गया काफ़ी, तो आप रिकवर करवा देंगे क्या? मैंने कहा सर क्या नुकसान हुआ है? बोला 50 लाख का नुकसान हुआ है। तो मैंने कहा सर अभी लगाने के लिए कैपिटल कितनी है आपकी? बोला अभी तो 50,000 ही बचा है। तो मैंने कहा सर वो तो पॉसिबल नहीं है। तो लोग इस तरह की पहले नुकसान कर लेते हैं, और उस जब पैसा नहीं बचता है तब ये कोशिश करते हैं कि छोटे से अमाउंट से जो है पूरा लॉस रिकवर कर लिया जाए। तो ये सब चीज़ें मार्केट में काफ़ी है कि लोग ओवर लिवरेजिंग काम कर लेते हैं, और जब कुछ बचता नहीं है तो छोटे पैसे से ही पूरा लॉस कवर करने की कोशिश करते हैं। इसको सर ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले लोग खुद से काम करके नुकसान कर लेते हैं, जब नुकसान हो जाता है मोटा, कुछ ही पैसा बचता है, तब उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं किसी एक्सपर्ट के पास में जाएं, कहीं से सलाह लें ताकि हमारा नुकसान कवर हो जाए। जैसे आपने बताया कि क्लाइंट ने कॉल किया कि 50 लाख का नुकसान हो गया, 50,000 बचे हैं, उससे रिकवर करना है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये भी आइडिया नहीं है, उनको लगता है कि 50,000 से रिकवर हो जाएगा, कि अगर 50 लाख का 50,000 बचा है तो यानी कि वो सिर्फ 1% पैसा बचा है, 99% पैसा खो चुके हैं, और अब उसको वापस रिकवर करना है तो उसके लिए पैसे को 100 गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, आप बोल रहे हो कि क्लाइंट खुद नुकसान कर लेता है, 50 लाख का नुकसान खुद ने किया है। मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। ये अधिकतर जो काम करते हैं ना, वो अपने सर्किल वालों से पूछ के करते हैं कि जैसे जैसे आप मेरे दोस्त हो, मैं पूछूंगा वही स्टॉक मार्केट में गया, अरे भाई बहुत अच्छा है, क्या कर रहे हो, इतना कमा लिया आज, इतना आपको जब नुकसान हो जाएगा तो आप मेरे को बताओगे ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मेरे मन में आती दोस्त कमा रहा है, मैं क्यों नहीं कमा सकता, राइट? लेकिन एक्चुअली क्या होता है, दोस्त की बैलेंस शीट माइनस में ही होती है। तो लोग दोस्तों को देख के भी ट्रेड कर लेते हैं। कुछ गलत आजकल मार्केट में चल रहा है, एडवाइजरी जो अनरजिस्टर्ड है, उनके बेस पे भी काम कर लेते हैं। तो नुकसान के तो काफ़ी सारे रीजन है। एक्चुअली क्लाइंट क्या है, राइट टाइम पे जब स्टार्ट करता है तब सही आदमी को, सही एडवाइजर को नहीं चुनता है, तो वो एक बहुत बड़ा रीजन है। तो सर ये आपने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बताई। ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है कि आदमी जब पैसा कमाता है तो सबको बताता है, पर जब वो नुकसान करता है तब वो चुप करके अपना बैठ जाता है। करेक्ट है।
उससे लोगों को लगता है कि यार ये बंदा तो हमेशा पैसा कमाता है, और लोग ये जानने का जो है कहीं ना कहीं ट्राई नहीं करते कि सामने वाला बंदा नुकसान भी करता है क्या। शायद उससे पूछें थोड़ा डिटेल में तो बंदा बता भी दे, ठीक है, पर वो भी तो वही देखना चाहते हैं ना। नुकसान कोई नहीं बताता एक्चुअली। न्यू जनरेशन की बात तो हम कर ही रहे हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आया जो कि 60 साल के आसपास के थे, और उन्होंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया था। तो बोला कि मेरा ब्रदर करता है काम और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहा है, बहुत पैसे कमाए उन्होंने। मैंने सर क्या नाम है, तो उनका अकाउंट भी हमारे किसी फ्रेंचाइजी के पास था। तो बोला हम भी काम करेंगे, वो बताएगा उसी में काम करेंगे। मैं देखा अकाउंट खोल के, तो तेजी के बाज़ार में 35 लाख का नुकसान था उनको 1 करोड़ के पोर्टफोलियो पे उस पर्टिकुलर ईयर में। तो मैंने वो कंप्यूटर उनकी तरफ घुमाया, मैंने कहा आपके भाई साहब तो ये कर रहे हैं। बोला यार मेरे पता नहीं, बोला ये कमाता तो है, कहीं दूसरी जगह काम कर रहा होगा। मैंने कहा ठीक है आप करिए, लेकिन आप एडवाइज़र जो हमारी रिसर्च स्कूल आती है उसके ऊपर काम करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये भी एक चीज़ रहती है कि लोग मतलब करते कुछ और है, बताते कुछ और है। मतलब नुकसान तो कोई बताता ही नहीं है ना। स्टॉक मार्केट देखो अपने देश में अभी तो थोड़ी सी अवेयरनेस आ रखी है, लेकिन आपको पता है कि सट्टा बाजार की नज़र से लोग देखते हैं। तो पहली बात तो कोई बताएगा ही नहीं कि स्टॉक मार्केट में मैं काम भी करता हूँ, और बताएगा तो हमेशा बोलेगा मैंने तो पैसे कमाए हैं। उसके चक्कर में जो नया आदमी ऐड होता है वो और नुकसान कर लेता है। सर ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, जो नुकसान है वो बाकी दोस्तों मित्रों को तो क्या ही बताना है, लोग तो अपनी वाइफ को भी नहीं बताते नुकसान हो गया। क्योंकि अगर घर पे भी बताएंगे, किसी को भी बताएंगे, लोगों को बताएंगे, लोग बोलेंगे सट्टा लगाता है, घर पे बताएंगे घर वाले बोलेंगे सट्टा लगाता है, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं मन में एक उम्मीद भी रहती है, होप रहती है कि इसको मैं रिकवर कर लूँगा, रिकवर करके फिर बताऊँगा, और फिर वो चीज़ कभी होती नहीं है। और सर अभी बात करते हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो कि लगभग सभी के मन में, वो सवाल ये है कि मार्केट क्या लगता है। क्योंकि मेरी अगर किसी जानने पहचानने वाले से बात होती है तो लोग कहते हैं कि यार मार्केट तो बहुत बढ़ गया, 2020 का जो लो था वहाँ से इंडेक्स जो है निफ्टी हो चाहे सेंसेक्स हो लगभग 3-3 गुने इंडेक्स हो चुके हैं। 2019 का जो हाई था वहाँ से भी इंडेक्स लगभग डबल के करीब हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि मार्केट 4-5 साल में इतना बढ़ गया, और कितना बढ़ेगा, और मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है। और थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो ग्रोथ हो रही है करंटली, क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल है, आगे का क्या फ्यूचर लगता है हमारे देश का, और देश का अगर फ्यूचर अच्छा होगा तो डेफिनेटली मार्केट का भी फ्यूचर और अच्छा होगा। तो आपको सर क्या लगता है कि इंडेक्स कहाँ लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में? एक्सपेक्टेड चीज़ थी सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज था। उससे पहले हमारा जो मार्केट का हाई था वो 12,000 के आसपास था, तो वहाँ से जस्ट डबल अपन होने वाले हैं। तो 5 साल में अगर 100% का ग्रोथ मार्केट ने दिया तो कोई वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, एक 15-20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड था और वो हमने डिलीवर किया है। इसके साथ साथ बहुत से रीजन हैं ग्रोथ के, एक फंडामेंटल रीजन होते हैं। जैसे कि 10 साल पहले हमारी इकोनॉमी थी वो वर्ल्ड की 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी और एक बीमारू इकोनॉमी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 10 साल के अंदर 10th से 5th नंबर पे हम आए हैं, और यहाँ से 2027 में IMF का कहना है कि हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। तो ऑब्वियसली वो तभी होंगे जब काम होगा देश में, जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने पास में आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होगा, एनर्जी पे काम होगा। तो ये सब चीज़ें तो ये सब चीज़ों का अभी पिछले 10 साल में बेस बना है और एस्केलेरेशन पे काम अभी जाने वाला है। और सर पिछले कुछ साल में मार्केट में काफ़ी सारे ना स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, जैसे कि GST नया इंट्रोड्यूस हुआ है, फिर आपका ये डीमोनेटाइजेशन हो गया, फिर ये डिजिटल पेमेंट्स हो गई, अभी भी आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। तो ये जो चीज़ें हैं मार्केट को कैसे इम्पेक्ट करती हैं और आगे कैसे इम्पेक्ट कर सकती हैं? आई थिंक ये सारे डिसीजन देश की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमी के लिए अच्छे रहे। ये सारे चेंजेस देश के लिए अच्छे हैं, और पिछले 10 साल में जो काम हुए हैं उसका परिणाम ये है कि आज हम 22,000 पे इंडेक्स हमारा ट्रेड कर रहा है, और आगे की भी ग्रोथ स्टोरी इसी में छुपी है। तो सर जैसा कि आपने बताया कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारी इकोनॉमी में हुए हैं ये अच्छे हैं, तो क्या आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे कि जो GST और डीमोनेटाइजेशन जो इंट्रोड्यूस हुआ उसको इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव चीज़ जो है वो हमेशा से ही माना गया, उसके ऊपर थोड़ा आप बताना चाहोगे कि इससे मार्केट को कैसे फ़ायदा हुआ ओवरऑल? सर GST का बेनिफिट सबसे ज़्यादा ये हुआ है कि लोगों का विश्वास बना है। आपको पता है GST से पहले 17 तरह के अलग अलग स्टेट और सेंटर के टैक्स थे और 13 तरह के सेस थे। तो मतलब जो भी बिजनेस करता था उसको 17 जगह टैक्सेस में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था और 13 जगह सेस में करवाना पड़ता था। तो एक इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता था। GST आने के बाद में 1 नेशन 1 टैक्स की पॉलिसी जो है चालू हो गई है। GST आने के बाद में
टैक्स मैनेजमेंट करना और बिजनेस करना काफ़ी इजी हो गया है। और इससे क्या है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये हुआ है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने काफ़ी बढ़े हैं, क्योंकि जो विदेश से पैसा लगाना चाहता था इंडिया के अंदर, वो सबसे पहले ये देखता था कि इस देश की पॉलिसी क्या है। तो वो देखता था 30 तरह के तो यहाँ पे टैक्स लगता है, तो बिजनेस करना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो एक ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए ये सब बहुत अच्छा पॉइंट रहा है। यानी कि सर जीएसटी को अगर देखें तो आपका कहना ये है कि जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, 17 तरीके के जो टैक्सेस लगते थे और 13 तरीके के जो सेस लगते थे, उसकी वजह से क्या था कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। यानी कि अगर कोई अपने स्टेट में बिजनेस कर रहा है उसको करना अभी भी ईजी है, बट अगर वो मल्टीपल स्टेट्स में बिजनेस कर रहा है, किसी और स्टेट के साथ भी बिजनेस कर रहा है विद इन कंट्री, तो भी उसको दिक्कत आ रही थी। और अगर किसी बाहर के बंदे को यहाँ पे आके बिजनेस करना हो, वो तो उसके लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था। हाँ, तो वो आता ही नहीं था। उसी का रीज़न है कि जो अपने देश में 1990 से लेके और 2024 तक लिबरलाइजेशन का काम हुआ है। तो जो पिछले 24 साल में जो पैसा आया था 1991 से लेके 2014 तक, उससे ज़्यादा पैसा 2014 से लेके 24 तक आ गया। अच्छा, यानी कि सर आपका कहना यह है कि पिछले जो 25 साल थे, एक तरीके से 1991 से लेके 2014 तक जितना पैसा आया, उससे भी ज़्यादा पैसा पिछले 10 सालों में मार्केट में आ चुका है। 25 साल से ज़्यादा पैसा 10 साल में आ चुका है जी। उसका रीज़न ये स्ट्रक्चरल चेंजेस रहे हैं। इसलिए दूसरा स्टेप ये रहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स पहले इंडिया में 30% लगते थे, वो इन्होंने घटा के 22% कर दिया है। और सर्टेन बिजनेस में जो स्टार्टअप की बात करते हैं, मेक इन इंडिया की, वहाँ कुछ बिजनेस में 27 तरह की कैटेगरी चूज की है, वहाँ पे सिर्फ 15% टैक्स देना पड़ रहा है। और ये सर बिजनेस कौन सी कैटेगरी के बिजनेसेस हैं? मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग के जो बिजनेस हैं, इनमें ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है, वो इन्हीं बिजनेसेस से कहीं ना कहीं मिलता है। ऑब्वियसली आप देखेंगे 2 साल पहले तक इंडिया सबसे ज़्यादा फ़ोन इंपोर्ट करने वाला देश हुआ करता था। बिल्कुल सर, सभी के पास जो फ़ोन है वो कहीं ना कहीं चाइना से ही आ रहे थे। आज की सिचुएशन पता है आपको, चाइना के बाद में सेकंड हाईएस्ट मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करने वाला देश है। अच्छा, आज के टाइम पे मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट करते हैं जी। कुछ एक नेता ने आपको देखा होगा, मजाक बनाया था कि जहाँ पे भी जाता हूँ मेरे को बब्बर शेर दिखता है, वो मेक इन इंडिया का एक मजाक बनाया था। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते थे, वहाँ सेकंड हाईएस्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है आईफोन का मैन्युफैक्चरिंग अभी टाटा के साथ में इंडिया में हो रहा है। तो ये सब चेंजेस पॉलिसी चेंज होने की वजह से ही आए हैं। और अभी आपने एक वर्ड सुना होगा एफडीआई, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं, इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि जो फॉरेन कंट्री के लोग हैं वो हमारे देश में कितना पैसा लगा रहे हैं, और ये जो पैसा लगता है ये मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं कि आगे उनको क्या फ़ायदा हो सकता है, फ्यूचर में क्या ग्रोथ दिखाई देती है। इन बेसिस के ऊपर जो पैसा है किसी भी कंट्री में लगाया जाता है, और अगर ये पैसा लगता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, ओवरऑल जीडीपी बढ़ती है, और भी वेरियस बेनिफिट्स इसके होते हैं। सर ये तो बात हुई जीएसटी की, आपने बताया कि जीएसटी का क्या फ़ायदा हुआ। अभी बात करते हैं डीमोनेटाइजेशन की, जिसके बारे में माना जाता है कि डीमोनेटाइजेशन ने इकॉनमी को कहीं ना कहीं स्लो डाउन कर दिया, इकॉनमी को उसकी वजह से नुकसान हुआ। देखो, डीमोनेटाइजेशन को देखने के अपने अपने एंगल्स हैं। तो इसके आई थिंक बेनिफिट बहुत हुए हैं। इसकी वजह से जो रूरल इकोनॉमी थी, जो आदमी बैंकिंग सिस्टम से नहीं जुड़ा था, जिसका बैंक अकाउंट नहीं था, वो जनधन के थ्रू अकाउंट खुले हैं उसके, और उन अकाउंट में करीब 2 लाख करोड़ का डिपॉजिट भी आया है। तो वो लोग फॉर्मली इकोनॉमी में आए। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो 2017 में आईटीआर फाइल किया था, वो करीब 25% से बढ़ के आए थे। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात करें, डायरेक्ट टैक्स वो होता है जो कॉर्पोरेट टैक्स होता है, कंपनियां पे करती है, तो वो 2017 में करीब 42% बढ़ा है। पर्सनल इनकम टैक्स है वो 42% बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि भारत के अंदर आपको पता है कि हवाला का कारोबार बहुत होता था। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने 3 लाख कंपनियों को टारगेट किया, उनके जो ट्रांजेक्शन थे उनको एनालाइज किया, और उनमें से 1 लाख सेल कंपनियां बंद किया। तो ये सब बेनिफिट डिमोनेटाइजेशन की वजह से हुए हैं। तो यानी कि सर जो आपने डीमोनेटाइजेशन के ऊपर बात की, इसमें आपका कहना ये है कि जो डायरेक्ट फ़ायदा हुआ, जो काला धन वापस आया या नहीं आया, उसके नंबर्स ऑफिशियली रिलीज नहीं हुए, बट आपका कहना ये है कि इनडायरेक्ट उससे जो फ़ायदा हुआ वो डायरेक्ट फ़ायदे से कहीं ज़्यादा है। बहुत से एक्चुअली क्या है, एक दूसरे से चीज़ें कनेक्टेड होती है। अभी जनधन खाता खुल गया, उसका किसी को नहीं पता था। उसके बाद में क्या हुआ कि जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो जनधन खाते में देती है, तो वो डीटीबी बोलते हैं इसको, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये पहले 2014 से पहले नहीं था। तो उसकी वजह से क्या होता था, जो गरीब आदमी था उस तक बेनिफिट नहीं मिलता था। आपको ध्यान होगा, एक सिटिंग पीएम ने बोला था किसी टाइम पे कि 1 रुपये ऊपर से हम डालते हैं जनता के लिए तो नीचे वाले को 15 पैसे ही मिलते हैं। तो अभी क्या है, मोबाइल नंबर, आधार, ये सब आपस में लिंक हो गया, जनधन अकाउंट खुल गया है, तो गवर्नमेंट जो भी बेनिफिट देती है वो बेनिफिशरी के डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। और इसमें करीब लास्ट ईयर 34 लाख करोड़ के बेनिफिट दिए गए हैं, जिसकी वजह से
डीटीवी में लास्ट ईयर तक 34 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसमें गवर्नमेंट को 2.25 करोड़ रुपए का बेनिफिट भी हुआ है, क्योंकि मिडिलमैन को जो पैसा था वो बच गया, टाइम बच गया और डायरेक्ट यूजर के पास में पैसा पहुंच रहा है। अभी सर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट की शुरुआत करना चाहते हैं, पर उनको यही नहीं पता कि शुरू कैसे करना है। उन्होंने शायद अपने किसी दोस्त से, रिलेटिव से या सोशल मीडिया से जाना शेयर मार्केट के बारे में, पर उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हम इसकी शुरुआत कैसे करें। तो उसके लिए सर थोड़ा गाइड करें। शुरुआत करने के दो ही तरीके हैं, या तो आप खुद इतना एक्सपर्ट बन जाओ या फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लो। आप इस चीज़ को इस तरह से ले, स्टॉक मार्केट एक इजी काम नहीं है। आप बीमार होते हो तो कहाँ जाते हो? डॉक्टर के पास ही जाते हो ना, यानी डॉक्टर उस चीज़ का एक्सपर्ट है। तो बेटर ये रहेगा कि कोई अच्छा सोर्स, रिलायबल सोर्स हो, आपका अच्छा स्टॉक मार्केट का नॉलेज वाला बंदा हो, प्रोफेशनल बंदा हो, उससे जुड़िए। या फिर आजकल सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे आप जैसे लोग हैं, लोगों को गाइड करते हैं। तो स्टॉक मार्केट से जुड़ने का मतलब ये ही नहीं है कि सिर्फ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर लें और अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर लें। या तो आप सेल्फ डिपेंडेंट बने, आप खुद पढ़ाई करें, चीज़ों को देखें वर्बली, धीरे धीरे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, डिलीवरी बेस्ड काम करके या म्यूचुअल फंड के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट करें। या फिर दूसरा रीज़न है कि कोई आप एक्सपर्ट को पकड़ें जो आपसे चाहे फीस ले, चाहे आजकल बहुत से ब्रोकर हैं अच्छी अच्छी कॉल्स आपको देते हैं, तो उनके थ्रू भी आप जा सकते हैं, रादर देन कि फ्रेंड या रिलेटिव पे विश्वास करने की बजाय। काफ़ी सारे नए ऐसे लोग हैं जो मार्केट में शुरुआत करना चाहते हैं, पर उनको पता ही नहीं है कि शुरू कैसे करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि दोस्त से सुन लिया, किसी रिलेटिव से सुन लिया है, सोशल मीडिया पे देखा कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पर पता ही नहीं है कि स्टार्ट कैसे करें। उनको सर कुछ आप गाइड करें। इसमें यह रहेगा कि जो भी नया आदमी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टार्ट करें। म्यूचुअल फंड में भी जो पैसा लगता है अल्टीमेटली शेयर मार्केट में ही लगता है। जो इक्विटी फंड्स होते हैं तो उसमें लार्ज कैप फंड में पैसा लगाओ, वहाँ पे फंड मैनेजर होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं और सेबी उसकी मॉनिटरिंग करती है टाइम टू टाइम कि कोई गलत काम ना हो। तो वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सेव है। उसमें आप 4-5 साल का हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखें कि मार्केट ने क्या रिटर्न दिया है और इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने क्या दिया है। तो अच्छा रिटर्न दिया है तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। दूसरा जरिया ये है कि अगर डायरेक्ट इक्विटी में करना है तो आप अपना स्टडी भी करिए, डिलीवरी बेस्ड छोटा मोटा काम कर सकते हैं, या फिर आप एक्सपर्ट को हायर करें। जो फुल सर्विस ब्रोकर हैं वो आपको सर्विसेज देते हैं रिसर्च की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही होती है और अच्छी एडवाइस होती है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये सर कैसे वेरीफाई करें? किसी को लगता है कि मेरा दोस्त तो बहुत पैसा बना रहा है, उसने टिप दी है, उसने बोला तो मतलब सही होगा। नहीं सर, जैसे कि मैंने बताया आपको कि बीमारी अगर होती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है अपने को। तो वैसे ही आपको ये देखना पड़ेगा कि ये डॉक्टर झोला छाप है या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर झोला छाप है कि अच्छे हॉस्पिटल में काम करता है, इसकी डिग्री वगैरह वैलिड है कि नहीं। तो वो सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो। या तो स्टॉक ब्रोकर के पास जाएंगे तो उनकी सेबी रजिस्टर्ड टीम होती है ओबियसली। दूसरा, कुछ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट भी होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट, तो उनको भी आप वेरीफाई करके ही उनके पास ट्रेड करें। सर मार्केट की कहानी बड़ी प्रचलित है कि किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपए एक स्टॉक में लगाए और वो आगे चल के उसके 1,000-1,500 करोड़ बन गए। तो उसको देख के हर किसी को लगता है यार मुझे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, पर ये नहीं समझ में आता कि इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक पिक कैसे करें। तो सर उसके लिए आप थोड़ा गाइड करें। देखो, 10-15 हज़ार से करोड़ों की बात करने वाले स्टोरी है। कंपनियों ने ग्रोथ दिया है और अभी भी ऐसी कंपनियां हैं जो आगे आने वाले 20-25 साल के अंदर ऐसी मतलब बिजनेस टाइकन बनने वाली हैं। लेकिन आपको स्टॉक सेलेक्ट करने की आपकी कला होनी चाहिए। इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो सेक्टर ग्रोथ कर रहे हैं उसके साथ आपको ग्रोथ करना है। यानी कि जहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस है, अभी जैसे सोलर पे फोकस है, ग्रीन एनर्जी पे फोकस है, इंफ्रा पे फोकस है, तो आपको पहले तो सेक्टर पे फोकस करना है। उसके बाद में उस सेक्टर में कौन सी कंपनी है उस पर फोकस करना है। जैसे एग्जांपल से सीखते हैं अपन। लास्ट ईयर एक IPO आया था छोटा सा। कंपनी क्या करती है? ड्रोन बनाती है। अभी मोदी जी का सपना है कि किसान की आय को डबल करना है। वो कैसे करना है? या तो MSP बढ़ा के या फिर कॉस्ट कम करके। जैसे कि मोदी जी का सपना है कि किसान की आय को मेरे को अगले 5 साल में डबल करना है, तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, कैसे वो पॉसिबल है? तो उसका एक रीज़न तो ये है कि MSP बढ़ाएं। दूसरा रीज़न ये है कि कॉस्ट कम हो। तो कॉस्ट कम करने के लिए टेक्नोलॉजी की तरफ देश को ले जाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, ड्रोन का उपयोग होगा बेसिकली जो खाद वगैरह छिड़कने के लिए, फर्टिलाइजर के लिए। तो आदमी एक दिन के अंदर मुश्किल से 2-3 एकड़ के अंदर जो खाद छिड़क पाएगा, तो जो ड्रोन है वो 20 मिनट में उस काम को कर देगा। और उसकी कॉस्ट है करीब 6.5 लाख रुपए। उसमें से भी गवर्नमेंट 5 लाख रुपए की पर ड्रोन सब्सिडी दे रही है। तो इस वजह से ये सेक्टर काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो इस वजह से जो कंपनी 100 करोड़ की थी जुलाई में, उसका वैल्यूएशन अभी 700 करोड़ के आसपास है। और कंपनी का ग्रोथ प्लान भी काफ़ी अच्छा है। इसमें इन्होंने 300 सेंटर इसी साल खोलने की प्लानिंग कर रखी है। और
अगले 3 साल के अंदर 1000 सेंटर ये ओपन करेंगे, तो कंपनी के लिए काफ़ी स्कोप है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। दूसरा अपन एग्जांपल लेते हैं, आपको पता होगा 2014 के अंदर इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस पूरी तरह से बंद कर दिए थे, ये बोलते हुए कि अभी मार्केट में स्कोप हमें नहीं लग रहा है और कंपनी में डिसिप्लिन की कमी है, तो इस वजह से हमने ऑपरेशंस बंद कर दिया। बट ये उसके बाद में कंपनी का स्टॉक करीब 2 रुपये आ गया था। अभी 2022 में इन्होंने एक कंपनी से टाई अप किया, जैसा कि मैंने बताया सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, तो सेक्टर के अंदर ईवी का सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है वो एकदम हॉट है आज के दिन में। तो कंपनी ने कोई फ्रांस की कंपनी है जो PSA ग्रुप करके है, आप सर्च करेंगे तो ऑटोमोबाइल में काफ़ी एडवांस कंपनी है, उन्होंने इनके साथ में टाई अप किया और हिंदुस्तान मोटर्स में उन्होंने 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो फॉरेन कंपनियां हैं, ऑलरेडी वो EV के अंदर मास्टर हैं, उन्होंने इंडिया में मार्केट चाहिए था तो इन्होंने इस कंपनी को चुना। तो उसके बाद में आप देख रहे होंगे कंपनी का शेयर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और अभी 3-4 दिन पहले ही गाड़ी का जो मॉडल आया है, मैं फोटो आपको दिखाऊंगा, गूगल पे भी आपको मिल जाएगा। तो इतनी बढ़िया गाड़ी इन्होंने तैयार किया है 30 लाख के आसपास, जो टेस्ला वगैरह देखने में टेस्ला वगैरह की जैसी लगती है। तो इस टाइप का जो स्ट्रेटेजिक टाई अप होता है और ग्रोइंग सेक्टर होता है, उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और सर ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि जो ग्रोइंग सेक्टर्स हैं उसके जो स्टॉक हैं वो बहुत बढ़िया कर सकते हैं आगे चल के, जैसे आपने बात की ड्रोन की, गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है, जैसे मैंने ड्रोन वाला बताया, इसके अंदर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, तो इनका बिजनेस करना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि सर आपने बताया कि ड्रोन का एक सेक्टर हो गया, EV का एक सेक्टर हो गया, ऐसे सर कुछ और भी सेक्टर्स हैं जो आने वाले टाइम पे ग्रो कर सकते हैं। इंफ्रा में अभी पिछले 5 साल में करीब 68 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है और आने वाले 5 साल के अंदर एक क्रिजाल की रिपोर्ट है जिसमें 143 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो ये सब पैसा किस चीज़ में लगेगा? ये हाईवे बनने में लगेगा, एयरपोर्ट बनने में लगेगा, पावर सेक्टर में लगने वाला है। तो इन सब फील्ड्स की आप अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करिए और उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करिए। जैसे कि सर आपने कुछ हॉट सेक्टर्स की बात की जो आने वाले टाइम पे कमाल कर सकते हैं, जैसे EV हो गया, ड्रोन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो गया। सेक्टर तो लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनको पता चल गया कि ये 4-5 सेक्टर हैं, पर सवाल ये आता है कि हर एक सेक्टर में मल्टीपल स्टॉक्स होते हैं, तो किसी सेक्टर में कौन से ऐसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जो आने वाले टाइम पे कमाल कर सकते हैं, उसका कैसे पता लगाएं फंडामेंटली? सर आजकल मीडिया देखो हर चीज़ में बहुत रोल प्ले करता है और डाटा भी आपको वेबसाइट पे या गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत इजी मिल जाता है। किसी भी कंपनी में ET आप पढ़ते हो तो कौन सी कंपनी किसके साथ टाई अप कर रही है या उसके फ्यूचर बिजनेस प्लान क्या है, तो वो डाटा से ही पता पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको रेगुलर स्टडी करनी पड़ेगी या फिर दूसरा रास्ता मैंने बताया आपको एक्सपर्ट की, जो फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो उनकी नज़र इन सब डाटा पे रहती है और वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि कंपनी की फंडामेंटल स्टडी करनी होती है, तो आप कुछ ऐसे फंडामेंटल पॉइंट्स बता सकते हैं जो एक स्टॉक में देखने होते हैं जिससे पता लगा सकें कि स्टॉक बढ़िया है या नहीं? देखो स्टॉक मार्केट में स्टॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़्यादा है कि अर्निंग, यानी कि कंपनी अगर पैसा कमा रही है तो शेयर का भाव बढ़ने वाला है। पिछले साल का क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, जहाँ पे आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है, 30-40% के आसपास की ग्रोथ मिल रही है, उसमें आप पैसा लगा सकते हो। तो सबसे बड़ा रीजन तो यही है। पी रेशियो चेक कर लो आप, 20 से 25 का पी है, मतलब कंपनी ठीक ठाक काम कर रही है और इस सेक्टर से बिलोंग करती है तो उसको आप बाई कर सकते हो। और दूसरा पैरामीटर ये भी है कि आप प्रमोटर को थोड़ा सा जान लें, उसके बारे में स्टडी कर लें कि प्रमोटर की नीयत अगर साफ है और कंपनी ग्रोइंग है तो डेफिनेटली इस पॉइंट को भी माइंड में रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सर बड़ा आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, बट एक आम रिटेल इन्वेस्टर सोचेगा कि प्रमोटर तो हमें पता ही नहीं है कंपनी का है कौन। सर आजकल सारा डेटा मिल जाता है। और सर ये चेक कैसे करें कि जो प्रमोटर है वो भरोसेमंद है कि नहीं है? वो कंपनी के डाटा से ही पता पड़ेगा आपको। आप रिसर्च करने के लिए कंपनी के 2-4 एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं अगर आपकी अगर आपकी जानकारी में है, क्योंकि छोटी छोटी कंपनी है तो इनमें कोई ना कोई आपको जानकारी मिल ही जाता है कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है। दूसरा ये है कि कंपनी के एम्प्लॉय कितने खुश हैं, वहाँ पे एनवायरनमेंट कैसा है, वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। सर मार्केट में जॉब करने वाले लोगों की एक शिकायत रहती है कि उनकी 9 to 5 जॉब है और जिस टाइम पे वो ऑफिस में रहते हैं उसी टाइम पे मार्केट खुला रहता है और वो लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे तो क्या होता है ऑफिस में फ़ोन भी जमा कर लेते हैं और उनको लगता है कि यार मार्केट में अगर हम इंट्राडे में ट्रेड कर पाते तो मज़ा आ जाता। पर अभी बात चल रही है मार्केट की टाइमिंग एक्सटेंड करने की, मार्केट रात को 11 बजे तक भी हो सकता है, तो इससे ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ेगा पार्टिसिपेशन पे, लिक्विडिटी पे, ब्रोकर के एंड से क्या चैलेंजेस बढ़ेंगे, उसके ऊपर सर थोड़ा आप हमें बताएं। अभी इस पे सेबी काम कर रहा है लेकिन फाइनलाइज चीज़ें नहीं हुई है कि किस टाइम से किस टाइम तक होगा। आई थिंक जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये 6 से 11 बजे तक का टाइमिंग इसमें रहेगा या मैक्सिमम कमोडिटी के साथ में भी इसको मैच कर सकते हैं। बट इनिशियली इसमें जो ट्रेड होगा वो इंडेक्स में आई थिंक निफ्टी और सेंसेक्स में ट्रेड होना चाहिए।
धीरे धीरे जाके इसमें चीज़ें बढ़ेंगी, स्टॉक फ्यूचर भी आएंगे, ऑप्शंस भी आएंगे, लेकिन इनिशियल लेवल पे वो नहीं होगा, धीरे धीरे जाके डेवलपमेंट होगा। और इससे लिक्विडिटी पे मेरे हिसाब से कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जो 9 to 3:30 सेशन रहेगा उसमें तो सेम ही रहेगा, उसके बाद जो होगा वो एडिशनल काम आएगा। तो इनिशियली इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लोग ट्रेड कर पाएंगे और धीरे धीरे इसमें भी लिक्विडिटी बढ़ेगी। जो भी स्टेप अभी तक जैसे मैं उठाए हैं वो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, आर्बिट्रेज वाले हैं वो उसमें काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली साल 2 साल में चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली हैं। ब्रोकर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो दोनों ही विन विन सिचुएशन है। थोड़ा सा ऑपरेशनल वर्क, थोड़ा ऑपरेशनल काम जरूर बढ़ेगा, लेकिन इसमें ब्रोकरेज भी काफ़ी अच्छी आएगी। यानी कि आपका कहना यह है कि ब्रोकर्स का काम बढ़ेगा बट उसी के साथ में रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे ऑब्वियसली, और क्योंकि डबल शिफ्ट में काम करना पड़ेगा। और इसमें सर क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी शायद ज़्यादा जनरेट होगी, डबल शिफ्ट में एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो हाँ, कुछ 5-7% का फर्क जरूर पड़ेगा। सर सबसे पहले तो ये एक्सटेंडेड जो मार्केट टाइमिंग है इसका लिक्विडिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोगों का ये मानना है कि लिक्विडिटी इससे कम हो जाएगी, वॉल्यूम्स ड्राई हो जाएंगे, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो अपन एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे। कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो उसमें लिक्विडिटी कम रहती है। जैसे कि आपको ध्यान होगा कि MCX में ऑप्शंस में काम नहीं होता था पहले, तो धीरे धीरे करके गोल्ड का ऑप्शन आया, सिल्वर का ऑप्शन आया, क्रूड ऑयल का आया, जिंक का आया, तो अभी उसमें लिक्विडिटी अच्छी हो रही है। स्टार्टिंग में डे 1 से तो नहीं था, लेकिन क्लाइंट सीख रहा है, उसको जुड़ रहा है। तो इस तरह से एक नया प्रोडक्ट कोई भी आता है तो स्टार्टिंग में चैलेंजेस होते हैं, बट लॉन्ग टर्म में लिक्विडिटी की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि नाइट ट्रेडिंग इंडिया में नया है, बट अगर आप बात करेंगे सिंगापुर निफ्टी की, जो अभी गिफ्ट निफ्टी के नाम से जानी जाती है, तो सबसे ज़्यादा ट्रेड उसी में होते हैं। तो जो लोग सिंगापुर निफ्टी में ट्रेड करते हैं वो अपने निफ्टी पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगर एक नया बंदा मार्केट में ब्रोकर चूज करना चाहता है तो कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए? तो आपको ब्रोकर ये देखना है कि एक तो उसका ब्रांड वैल्यू अच्छी हो, और बेटर ये रहेगा कि आप उससे एक बार जाके मिल लें। क्योंकि देखिए, ब्रोकर तो कोई भी ब्रोकर है उसके पास में हर तरह की टीम होती है। कोई 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस बंदा है, कोई 10 साल से वहाँ पे काम कर रहा है तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो अगर आप डायरेक्ट जाके मिल लेंगे ब्रोकर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए रिलायबल है कि नहीं है, आपको सर्विस दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। दूसरा ये देखना चाहिए कि ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हो, यानी कि आपको बार बार दूसरी जगह नहीं जाना पड़े। जैसे आपको म्यूचुअल फंड की जरूरत है तो आपके स्टॉक ब्रोकर के पास में वो है, इंश्योरेंस की जरूरत है तो वो आपके पास है। तो मैक्सिमम सर्विस जहाँ पे होगी अवेलेबल, आपको वहाँ पे जाना चाहिए। तो सर हम काम करते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि बड़ी ही वॉलेटाइल फील्ड है। मार्केट में कई बार बहुत बड़े बड़े अनएक्सपेक्टेड मूव्स आ जाते हैं, तो जब ऐसे मूव्स आते हैं तो उस टाइम पे आप रिलैक्स कैसे रहते हैं? बात तो ये है कि जो ज़्यादा बड़े मूव वाली बात कर रहे हो वो ऑप्शंस में मेरे को डर रहता था। अभी आजकल अपने पैसे से इन्वेस्टिंग का काम कर रहे हो तो इतना, पहली बात तो कोई स्ट्रेस वाली कोई बात है नहीं। बाकी स्ट्रेस होता है तो शाम को बच्चों के साथ चले गए, सुबह खेलने बैडमिंटन खेलने चले गए, दोस्तों के साथ मूवी चले गए, यही सब नॉर्मल जो रूटीन एक लेमैन का होता है। सर आप काफ़ी साल से ब्रोकिंग इंडस्ट्री में, तो काफ़ी अलग अलग तरीके के ट्रेडर्स आपके पास में आते होंगे, तो कुछ ऐसे क्लाइंट जो आपको अभी भी याद हो, अलग तरीके के क्लाइंट हो थोड़े? देखिए, 17-18 साल की जर्नी में करीब 20-25 हज़ार क्लाइंटों का ट्रेडिंग पैटर्न मैंने देखा होगा, और जो क्लाइंट अलग से काम करते हैं वो याद रहते ही है। तो एक यूनिक क्लाइंट है उसके बारे में बताऊंगा। आज तक मैंने जितने भी ऑप्शंस बायर देखे हैं वो प्रॉफिटेबल ट्रेड करते हुए नहीं देखे। हाँ, वो हो सकता है कि एक महीने उसने प्रॉफिट कर लिया और दूसरे अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो पैसा खोते हुए देखा है। लेकिन एक सिंगल क्लाइंट है जिसने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 4-5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, मतलब ट्रेडिंग पैसा डाल के, और करीब 40-42 लाख का प्रॉफिट किया है। बेसिकली पंजाब से क्लाइंट है वो, और इस साल भी उनका अच्छा चल रहा है। इस साल अभी तक का 15 लाख के आसपास का प्रॉफिट है। उनका ट्रेडिंग पैटर्न है कि वो स्टॉक ऑप्शंस में ब्रेकआउट पे सिर्फ काम करते हैं, और एक ट्रेड को हार्डली 1 मिनट से लेके 5 मिनट 10 मिनट तक होल्ड करते हैं, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करते। यानी कि बेसिकली स्टॉक ऑप्शंस में स्कैल्पिंग करते हैं। राइट। और एक मतलब मूव जो है एकदम से जो बड़ा मूव आता है उसको कैच किया, कैच करके निकल लिए, बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करते, जिससे क्या है कि थीटा डिके का जो वो थीटा डिके का वो टाइम ही नहीं देते ना। हार्डली जो ट्रेड होगा वो 2 से 10 मिनट के लिए होगा। यानी कि एकदम से फटाफट से ट्रेड करते हैं, जिससे क्या है कि जो थीटा डिके सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन बायर की, उसको अवॉइड कर देते हैं स्कैल्पिंग करके। मैंने उनसे पूछा भी कि सर कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो कि इतना फास्ट ट्रेड कर लेते हो, तो क्या आपका मतलब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि मेरे पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। मार्केट के बाद में 2 घंटे तक मैं डाटा एनालिसिस करता हूँ, स्टॉक की लिस्ट बनाता हूँ कि कौन कौन से स्टॉक ब्रेकआउट के पास में है, उनको नेक्स्ट डे स्क्रीन पर लगाता हूँ, जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो मैं ऑप्शंस बाई करता हूँ। अच्छा, स्टॉक ऑप्शंस में बाइंग करके वो पैसा बना रहे हैं अपना रेगुलर। सर ये तो हो गया प्रॉफिट वाला। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जो कि लगातार लॉस कर रहे हैं, लॉस करने के बाद भी मानते नहीं है, लगातार करे ही जा रहे हैं लॉस।
एक्चुअली ऐसी तो लिस्ट आपको बहुत लंबी मिल जाएगी, लेकिन जो 2-3 क्लाइंट मेरे को याद आ रहे हैं उनके बारे में बताऊंगा। एक जो क्लाइंट है वो ऑप्शंस में बाई करके काम करते हैं और पिछले 4-5 साल से हमारे साथ एसोसिएटेड है। उनका आप देखेंगे तो वही जो आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सैलरी आई, इंसेंटिव आई, कॉल पुट में काम स्टार्ट कर दिया, तो रेगुलर बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं और 4-5 साल से कंटिन्यूसली साल का 15-20 लाख का नुकसान जा रहा है। तो काफ़ी समझाया भी, लेकिन वो अपनी गलती सुधारने के लिए तैयार नहीं है। मतलब साल का 15-20 लाख अगर देखे, 5 साल से साल का 20 लाख रहे, मतलब 1 करोड़ रुपया डुबा चुके हैं और अभी भी उनका पैटर्न वो सेम है। हर महीने पैसा लेके आते हैं, उसको डुबाते हैं, अगले महीने फिर लेके आते हैं। राइट। और अगर उन्होंने अभी तक ये 1 करोड़ रुपया शायद बढ़िया स्टॉक्स लिए होते या स्टॉक्स छोड़ दें बैंक में भी रखा होता तो भी उनका 1.25 करोड़ रुपया बन जाता। स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते तो वो पैसा उसका 2 से 3 गुना हो चुका होता है अभी तक। अगर अच्छे पिछले 2-3 साल के अंदर जो स्टॉक्स ने रिटर्न दिए हैं वो आपके सामने ही है। PSU स्टॉक्स है 10-10 गुना बढ़ गए हैं। अच्छी कंपनियों को कोई भी स्टॉक देखोगे आप तो अच्छा रिटर्न दिया है। सर आजकल ना ऑप्शंस का बड़ा क्रेज है, लोगों को लगता है सिर्फ ऑप्शन से पैसा बनता है, तो क्या आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जिसने इन्वेस्टमेंट से बहुत बड़ा पैसा बनाया हो? सर ऐसे एग्जाम्पल मार्केट में बहुत होंगे, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल की बात करूंगा। 5-6 साल पहले एक क्लाइंट का मेरे पास 200 करोड़ के आसपास का पोर्टफोलियो था। ही इज़ बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मतलब वो शेयर लेना जानता है, बेचना नहीं जानता है। तो उन्होंने जैसे कोल इंडिया का शेयर 150 रुपये पे लिया। तो अब एक ब्रोकर का होता है कि एक सफिशिएंट प्रॉफिट आ रहा है तो क्लाइंट को गाइड करना है कि सर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो 4-5 साल में उन्होंने एक सिंगल स्टॉक नहीं बेचा है। और जब उनसे बात भी किया कि सर आपकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो कोल इंडिया ने करीब 100-125 रुपये के आसपास का डिविडेंड तब से लेके अभी तक दे दिया। तो उनका मानना है कि अच्छी कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है उतना तो इसने डिविडेंड दे दिया, तो मैं इसको बेचूंगा क्यों। तो उस तरह की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ में काम करने वाले हैं, वो भी अच्छा पैसा बनाते हैं। सर अभी एक नया ट्रेंड आया है एल्गो ट्रेडिंग का, जो कि धीरे धीरे करके मार्केट में बढ़ रहा है और आज के टाइम पे काफ़ी जो ट्रेड्स हैं वो एल्गो से होने लगे हैं। तो आने वाले टाइम पे आपको क्या लगता है कि किस तरीके से मार्केट को इफेक्ट करेगा? आगे चल के भी क्या मैनुअल ट्रेडिंग रिलेवेंट रहेगी या पूरा का पूरा जो है सब कुछ एल्गो पे चला जाएगा? सर सब कुछ तो एल्गो पे नहीं जाएगा, लेकिन एल्गो एक आज के टाइम में बहुत अच्छी चीज़ है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा सही हो जाता है जिनको थ्योरेटिकल नॉलेज है, यानी कि जैसे आपको ऑप्शन स्ट्रेटेजी बनानी आती है बट आपका ट्रेडिंग डिसिप्लिन नहीं है, यानी कि आप स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं करते हैं, टारगेट्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो आप क्या है, एल्गो के अंदर आप अपनी स्ट्रेटेजी को डाल दीजिएगा, अपना रिस्क डिफाइन कर दीजिएगा और टारगेट डिफाइन कर दीजिएगा, वो ऑटोमेटिक ट्रेड आपकी स्ट्रेटेजी पे करेगा। 3:30 बजे आपको चेक करना होता है। तो इससे एक तो ये है कि आपका जो लॉस का चांस है वो ज़्यादा नहीं रहता है, जितना आप लिमिट लगाएंगे वही रहेगा। और दूसरा, एल्गो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी भी क्रिएट करता है। और इससे सर मैनुअल ट्रेडिंग के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ लोग अगर अपना एल्गो लगा के बैठे हुए हैं तो एल्गो जो है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा या एक मैनुअल ट्रेडर भी एल्गो को बीट कर सकता है? देखिए कंप्यूटर बेस्ड ट्रेड है तो ऑब्वियसली ह्यूमन उसको बीट नहीं कर सकता है। फास्ट ट्रेड तो एल्गो ही करेगा। और अपने कंट्री में अभी जो 10% ऑप्शंस का वॉल्यूम है वो एल्गो के थ्रू आ रहा है। जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पे 50 से 60% लोग एल्गो से ही ट्रेड करते हैं। तो ट्रेंड यहाँ पे भी चेंज होगा और ये नॉर्मल रिटेल क्लाइंट भी इसको कर पाएगा। अच्छा, आने वाले टाइम पे आपका कहना ये है कि ऐसे भी एल्गोज आ जाएंगे जिनको रिटेल क्लाइंट भी यूज़ कर पाएंगे? अभी भी कर सकते हैं, आप 1-2 लोट में भी काम कर सकते हैं। ऐसी स्ट्रेटेजी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अच्छा, आपके प्लेटफॉर्म पे ऐसी भी स्ट्रेटेजी है जिसपे एल्गो पे रिटेल क्लाइंट भी ट्रेड कर सकता है? कुछ हमारी तरफ से बना के स्ट्रेटेजी दी हुई है और क्लाइंट अपना बनाना चाहता है वो भी आप बना सकते हैं। मतलब अपनी खुद की स्ट्रेटेजी भी रिटेल क्लाइंट डेवलप कर सकता है एल्गो की। सर एक आम रिटेल ट्रेडर जो है अगर वो अपनी स्ट्रेटेजी को एल्गो में डालना चाहे तो वो ये काम कैसे कर सकता है? अगर एल्गो का अभी प्लेटफॉर्म आप देखेंगे तो उसके अंदर 4 चीज़ें रहती है कि स्ट्रेटेजी में आप क्या कर रहे हो। जैसे आप स्ट्रेडल कर रहे हो या स्ट्रेंगल कर रहे हो, उसके अंदर आप लॉस और प्रॉफिट को डिफाइन कर सकते हो, तो उसी हिसाब से वो काम करेगा। कुछ इनबिल्ट स्ट्रेटेजी है उनको आप देख लो। अगर आपको स्ट्रेटेजी नहीं बनानी आती है तो इनबिल्ट स्ट्रेटेजी उसको भी यूज कर सकते हैं। इसमें बेस्ट पार्ट क्या है कि आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो कि इस स्ट्रेटेजी में मैं पिछले 3 महीने में काम करता तो मेरे को क्या प्रॉफिट होता, क्या लॉस होता, उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन बना सकते हो। सर अभी बात करते हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जो सभी को बड़ा फैसिनेट करता है, ये है फुल टाइम ट्रेडिंग। हर कोई चाहता है ट्रेडर बनना। अगर कोई स्टूडेंट है, जॉब करता है, बिजनेस करता है, हाउसवाइफ है, सभी को लगता है कि हम ट्रेडर बन सकते हैं। पहला सर क्वेश्चन ये है कि क्या हर कोई ट्रेडर बन सकता है और सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकता है? सर आप डाटा उठा के देख लें, जो भी बनना चाहता है, जिसके भी सपने हैं, तो उनको ये देखना चाहिए कि कितने % लोग सक्सेसफुल ट्रेडर बने हैं। अभी जैसे हमारा स्टॉक ब्रोकिंग का काम है तो हमारे पास काफ़ी लोग ऐसे भी आते हैं, जैसे हमें कोई एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है तो CV आते हैं हमारे पास में। तो जो
जो यंग जनरेशन है, तो लड़के बोलते हैं कि सर मैं तो टेक्निकल का कोर्स किया हुआ है मैंने और मेरा इंटरेस्ट है ट्रेडिंग में, मैं खुद का भी ट्रेडिंग कर लूँगा और आपके क्लाइंट्स की भी कर दूँगा। तो उस टाइप की काफ़ी यंगस्टर आते हैं, लेकिन उनको एडवाइस मैं नहीं करूँगा कि अपना करियर एज ए फुल टाइम ट्रेडर वो स्टार्ट करें। पहले अपने आप का करियर को सेट करना चाहिए, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा ट्रेडिंग करके अगर उसको उनको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं एक सक्सेसफुल ट्रेडर हूँ, तभी अपना जॉब वॉब छोड़ के आना चाहिए। अदरवाइज फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं रहेगा। तो स्टॉक मार्केट में जो पुराने लोग भी ट्रेड करते हैं, जिनको 5 साल हो गए 7 साल हो गए, वो भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, रूल्स फॉलो नहीं कर पाते और कंटिन्यू लॉस मेकिंग ट्रेड्स जो करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, बार बार मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने कि 90% लोग F&O में पैसा खोते हैं। तो एक न्यू कमर्स को आने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, उसको अपनी जर्नी इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे कि मैंने बताया कि म्यूचुअल फंड से या स्टॉक्स में ब्लू चिप स्टॉक्स के वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। तो सर बहुत अच्छा लगा आप पॉडकास्ट पे आए, आपने अपना जो मार्केट का 18 साल का एक्सपीरियंस है वो शेयर किया, किस किस तरीके के आपको क्लाइंट्स मिले, ओवरऑल आपकी क्या जर्नी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, वो हमारे व्यूअर्स के साथ में शेयर किया। आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ नया सीखने को जानने को मिला होगा। तो सर एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू। मैं भी आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने मौका दिया। आपके व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि जो भी मैंने बात किया है वो एकदम प्रैक्टिकली अप्रोच के साथ बात किया, उसमें कोई हवाबाजी वाली बात नहीं है। तो आप लोग भी थोड़ा सा जो अपना ट्रेडिंग डिसीजन लें उसमें सोच समझ के ट्रेडिंग स्टार्ट करें। हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। और जैसा कि सर ने कहा लास्ट में, हैप्पी ट्रेडिंग और हैप्पी इन्वेस्टिंग। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि सर सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव नहीं है, फिर भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके आप सर के बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं, सर के साथ जुड़ सकते हैं।